हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें सॉल्यूशन, और आई डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन का थर्ड लेक्चर और वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़नी है। कौन कौन सी बेटा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों प्रॉपर्टीज बेटा हम लोग पढ़ेंगे। पहले कॉन्सेप्चुअल थोड़ा समझिए ध्यान से। क्वेश्चन जब आएगा उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे कैसे उसको सॉल्व करेंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें होगा एबनॉर्मलिटीज, यानी क्योंकि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है बेटा वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो अभी हम जो भी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा रहे हैं वो यह मान के पढ़ा रहे हैं कि आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो ना ही डिसोसिएट हो रहा है और ना ही एसोसिएट हो रहा है। ओके, ये ध्यान रखना है। तो आप बहुत कंफ्यूज मत होइए। पहले जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये लेक्चर, इसके बाद जो हमारा 4th लेक्चर आएगा वो दोनों लेक्चर यदि आप अच्छे से देख लेते हैं तो कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रह जाएगा। आपके पास क्वेश्चन भी इजीली हो जाएंगे और कोई कंफ्यूजन आपके पास नहीं रहेगा। बस ये कि दोनों लेक्चर आपको देखने हैं एक साथ। मतलब पहला थर्ड लेक्चर देखिए, फिर 4th लेक्चर देखिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या अब डिस्कस कर रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। पहले एक बात समझ लीजिए ध्यान से कि आपके सिलेबस में डाइल्यूट सॉल्यूशन है और वो भी आपका जो सॉल्यूशन है वो है बाइनरी सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूशन है 2 कंपोनेंट, 1 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट। ये आपका सिलेबस में है एंड प्लस 2 के सिलेबस में भी यही है, आपके जो मेडिकल सिलेबस में भी यही है, इवन आपका जो पीजीटी का सिलेबस उसमें भी यही है, बीएससी सिलेबस में भी यही है। सब में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है और बाइनरी सॉल्यूशन के लिए है। स्टार्ट करते हैं। सॉरी, those properties of solution whose only depends upon ध्यान रखिए बेटा, only depends upon number of solute particle। यानी ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। क्या करती है? ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स irrespective of the nature of irrespective of their nature, इसके नेचर पर डिपेंड नहीं करते, सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। वो प्रॉपर्टीज कहलाती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कहलाती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैंने आपको बताया कि हमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। हम पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। पहली हमारी क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो क्या होता है? उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्या होता है? उसका वेपर प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट था उससे डिक्रीज हो जाता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है वह सॉल्वेंट के प्रेशर से वेपर प्रेशर से कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि सरफेस एरिया घट जाता है। सरफेस पे जो है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो ही है जो वोलेटाइल है, साथ ही साथ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे जिनका नेचर नॉन वोलेटाइल है। और दूसरा भी रीजन है कि उनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है। बॉन्ड फॉर्म की वजह से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल उतना फ्री नहीं है वेपर में कन्वर्ट होने के लिए एज कंपेयर टू पहले। ठीक है, तो बात कर रहे हैं व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, its vapor pressure decreases because some surface area of liquid is occupied by non-volatile solute particle, therefore less vapor is formed, as a result vapor pressure also lower। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग मतलब क्या होता है? देखिए भाई, पहले पी नॉट था इसका सॉल्वेंट, जब सॉल्यूशन बना तो वेपर प्रेशर घट गया, तो लोअरिंग क्या हुआ? पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट क्या है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पी एस क्या? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, इसीलिए क्या हुआ? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब इसको इनिशियल से डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग। भाई इतना था, घट के इतना रह गया, डिवाइड बाई इनिशियल, तो यह रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव राउट्स का जो लॉ है वो ये दूसरा लॉ ये भी है। राउट्स लॉ का क्या कहता है? whether relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of solute। relative lowering in vapor pressure equal to क्या होता है? mole fraction of solute। तो x2 से 2 for solvent, sorry 2 for solute आपको पता है x is the representation of mole fraction, तो x2 का मतलब mole fraction of solute। ठीक है, तो ये देखिए p नॉट क्या है? p नॉट आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ps आपका है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, x2 आपका है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वो होता है क्या? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। क्योंकि बताया गया होता है आपको बाइनरी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट है,
तो N2 by N1 plus N2, N1 क्या है, N1 आपका है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। N2 by N1 plus N2 हुआ, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा, जब सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा इसका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा, तो N1 plus N2 को हम लगभग N1 मान सकते हैं कि N2 का अमाउंट बहुत कम है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो N2 का मान बहुत कम है, उसको नेगेटिव कर सकते हैं सीधे। तो ये जो हमारा इक्वेशन था यहाँ पर वो क्या होगा, वो क्या आपका P0 minus PS by P0 is equal to N2 by N1। N2 by N2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो क्या होगा, वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर सॉल्वेंट, तो क्या W1 by M1 तो ऊपर जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन में तैयार होगा, P0 minus PS by P0 is equal to W2 by M2 into W1 और M1। ये आपका इसमें क्या है, W2 आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, M1 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला आपको याद है तो रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर का क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको फिर बता दूं, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कॉमन क्वेश्चन जिसमें यह बात नहीं होगी कि वो एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है, इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। गर्मी बेटा बहुत है, पानी पीते रहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं जो हमारी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चार प्रॉपर्टीज हैं, चारों को हमें अच्छे से ध्यान रखना है। सबके फॉर्मूला बेस्ड है बेटा, फॉर्मूला आपको याद रखना है। थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन कभी आप पूछ लेता है, इसलिए थ्योरेटिकल पोर्शन आपको बताया था, उन्हें आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं सकते थे, लेकिन कभी आप थ्योरेटिकल पोर्शन से जरूरत पड़ जाती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होती है कि थ्योरेटिकल पोर्शन का नॉलेज जरूरी है। अगला बेटा क्या है आपका, नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारा दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली क्या थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या है, इसमें समझिए, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in volatile solvent, the resulting solution have lower vapor pressure as compared to pure solvent। ये बात आपको पता है, पुरानी बात ही है, इसके आगे hence on increasing vapor pressure the temperature of solution must increases to achieve vapor pressure become equal to atmospheric pressure। Hence boiling point
boiling point of solution is greater than the pure solvent। क्या कह रहा है बेटा, पहले से समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो कहना क्या है कि जब, इससे पहले हमने डिस्कस किया कि जब हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वह प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। क्यों कम होता है इसकी बात होगी, क्योंकि सरफेस एरिया जो है घट जाएगा सॉल्वेंट का, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे, साथ ही उनमें जो इंट्रैक्शन होगा उससे भी क्या होगा, वेपर्स कम बनेगी। वेपर्स कम बनेगी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जब वेपर्स कम बनेगी इसका सीधा मतलब हुआ वेपर्स कम बनेगी तो वेपर्स प्रेशर कम लगाएंगे, प्रेशर कम लगेगा तो वेपर प्रेशर घट जाता है। पर जब वेपर प्रेशर घट गया सॉल्यूशन का, सीधी बात है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या डेफिनेशन है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या सॉल्यूशन, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो आपका वेपर प्रेशर घट गया है तो आप पहले के कंपेरिजन जब सॉल्वेंट था तब के कंपेयर में सोल्यूशन में आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर घटा है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर नहीं होगा तब तक बॉइलिंग नहीं होगी। तो क्या होगा, एलिवेशन हो गया, यानी जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था उससे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा उसको बोलते हैं एलिवेशन। एलिवेशन क्या, एलिवेशन कैसे बदलेगा भाई, जितना सॉल्वेंट का था वो कम था, तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से जब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट घटा देंगे तो हमें पता चलेगा कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। तो अब ये ध्यान रखिए, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी के होता है। किसके होता है बेटा, ध्यान सुनिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। टर्म सुनिएगा, मोलैलिटी माने मोलैलिटी नहीं, मोलैलिटी बोला है। तो वही बात, पहले एलिवेशन देख लें। तो डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो होगा टीबी माइनस टी नॉट बी। यहाँ पर टीबी जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और टी नॉट बी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, और आपको बताया गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी। ओके, मेरे कॉपी कर लिया बेटा इधर वाला। तो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोलैलिटी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ये आपको पता है पहले से। और मोलैलिटी बराबर क्या होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। तो वही बात करते हैं। तो ये आपका डेल्टा टी एम इक्वल टू हो जाएगा, जब बताएंगे बेटा तो एक कांस्टेंट आएगा के बी, मोलैलिटी मतलब ये होता है आपका इक्वेशन। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, एम मतलब W2 बाई M2 इंटू W1, कितना होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। यदि यह किलोग्राम में नहीं है, ग्राम में है, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यह डिफिनीशन की डिमांड है 2000 बटे M2 इंटू W1, इसमें ग्राम में, तो बेटा दोनों ग्राम में रहता है। हम इसमें निकालते बेटा मैंने लिए मॉलिक्यूलर वेट, जितनी भी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज हैं वो सब यूज की जाती है टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट के कैलकुलेशन के लिए यूज की जाती है। तो मॉलिक्यूलर वेट यानी M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू हो जाएगा Kb इंटू W2 इंटू 1000 बटे डेल्टा Tb इंटू W1, ये ग्राम में ये चीज आती है। तो ये इक्वेशन बनी बेटा, जो आपको इक्वेशंस ये याद रहेंगे तो आपको बाकी सब इक्वेशंस
याद है सब रिलेटेड है। यहाँ पे क्या क्या है आपको पता है बेटा? जो के बी है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ पे जो के बी है ये भी बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट से कई नाम है। और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इसको बोलते हैं और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। के बी फॉर वाटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको सॉल्वेंट जो मिलेगा वो वाटर मिलेगा। आपको के बी लिखा हुआ मिलता है क्वेश्चन में, लेकिन बाई चांस आपको ना भी मिले तो आपको यह याद रहना चाहिए, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो वाटर का आपको के बी याद रहना चाहिए। बाकी आपको पता है बेटा W2 क्या है? W2 आपका है वेट ऑफ सॉल्यूट। M2 क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। W1 क्या है बेटा? W1 है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो आप आसानी से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं बेटा क्वेश्चन, या मॉलिक्यूलर वेट पूछे तो निकाल सकते हैं। बहुत इजीली फॉर्मूला बेस्ड है। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन करके आपको दिखाया भी जाएगा। अभी आप सिर्फ इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन तैयार रखिए और आपके पास जो भी बुक है प्रैक्टिस की उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, कॉपी करिए। कॉपी कर लेगा। इधर हो गया बेटा। अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें भी क्या होगा बेटा? जब आपका वेपर प्रेशर घटेगा तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है? यहाँ भी है बेटा when a non volatile solute is added to the volatile solvent, its vapor pressure decreases, thus freezing point of the solvent decreases। ठीक है, फिर जो मिलाएंगे क्या सॉल्वेंट डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको डेल्टा टी एफ बराबर होता है पी नॉट एफ माइनस टी एफ। बहुत ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे डेल्टा टी एफ मतलब ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और टी नॉट एफ क्या है? ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
प्योर सॉल्वेंट, और TF क्या है? TF है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और डेल्टा TF होता क्या होता है? डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू होता है मोल P के, या इक्वल टू होगा KF इंटू M। तो डेल्टा TF इक्वल टू होता है KF इंटू, तो कॉपी हो गया इस साइड में, कॉपी कर लिया, हो गया बड़ा। तो सारे फॉर्मूले आपको रिलेशन में ध्यान रखने हैं, बता रहे हैं किससे किसको घटा रहे हैं, कौन ज़्यादा है कौन कम है, ये फॉर्मूले आपको सही सही याद होने चाहिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए ताकि फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका है तो डेल्टा TF इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? KF इंटू W2 बाई M2 इंटू W1, इसमें किलोग्राम, ये होगा फॉर्मूला। और यदि ग्राम में दे रखा है तो डेल्टा TF इक्वल टू होगा KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू W1 ग्राम में। आपको बता रहा जहाँ तक जितने भी हैं वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए उसके आते हैं, तो हो जाएगा उसका फॉर्मूला KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TF इंटू W1 ग्राम। जैसे 3 फार्मूले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिले थे बेटा, तो ऐसे 3 फार्मूले आपको मिले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। ये 3 और एक वो पहला फॉर्मूला, 4 फार्मूले कुल आपको बताए गए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे KF क्या है? KF आपका है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको और क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। KF फॉर वाटर, ये आपको याद रखना है। ये इस पर होता है 1.86 केल्विन kg पर मोल। KB फॉर वाटर और KF फॉर वाटर आपको याद रखना है। क्वेश्चन में मिलता है लेकिन बाई चांस नहीं मिला, प्रिंटिंग मिस्टेक रहा, क्वेश्चन तो आपको करना ही है, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक से आपको काम चलेगा, क्वेश्चन आपको करना ही है। इसलिए KF फॉर वाटर KB फॉर वाटर आपको याद रखना है, क्योंकि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। बाकी आपको पता है W2 वेट ऑफ सॉल्यूट है, M2 आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, W1 आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट है। ये चीज़ आपको पता है, कॉपी कर लीजिए, इतनी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए। अगली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करें। ओके बेटा, कॉपी कर लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। उससे पहले हम लोग ऑस्मोसिस समझेंगे, ठीक है? ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है इसकी बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। राइटिंग है क्या होता है ऑस्मोसिस
और क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से बात करते हैं। बड़ा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट molecules, flow of solvent molecules from lower concentration, flow of solvent molecule from lower concentration to higher, flow of solvent molecule from lower concentration to higher concentration through semi permeable membrane is known as osmosis. क्या फ्लो ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कंडीशनल है, वो होनी चाहिए, इसी से कंडीशन है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक मूव करना थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ये ध्यान रखिएगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो वह प्रोसेस कहलाती है क्या? ऑस्मोसिस। जैसे देखिए बेटा, आप क्या करते हैं, यदि जो अंगूर है उसको ब्राइन सोल्यूशन या साल्ट सोल्यूशन में डालेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ जाएगा? क्योंकि अंगूर के अंदर जो सॉल्वेंट था वह क्या हुआ, अंगूर से जो बाहर कंसंट्रेशन था वह जहाँ था, तो वह क्या हुआ, वो मूव करके किधर, जो अंगूर का छिलका है वह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उससे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल कहाँ चला गया, वो ब्राइन सोल्यूशन में आकर अंगूर सिकुड़ गया। उसी तरह यदि आप किशमिश को डालते हैं पानी में तो फूल जाती है, तो वहाँ भी वही चीज़ है। पानी जो है लोअर कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट है और किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन हाई है, तो क्या है, लोअर से हाई मूव किया तो किशमिश क्या हो गया, फूल गई। तो यह फिनोमेना क्या है, ऑस्मोसिस की वजह से होता है। इसी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ऑस्मोटिक प्रेशर of a solution, osmotic pressure of a solution is the pressure must be applied to a solution to prevent osmosis। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जो सॉल्यूशन प्रेशर लगाता है वह उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, ऑस्मोसिस फिनोमेना को रोकता है। क्या करता है, रोकता है। यानी वह प्रेशर जो ऑस्मोटिक फिनोमेना को रोके वह कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर is proportional to molarity। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से। क्या करते हैं, पाई से। पाई इक्वल टू होता है CRT। क्या होता है पाई इक्वल टू CRT? बहुत आसान प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो भी आपको ध्यान रहेगी। पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT। और C मतलब मोलर कंसंट्रेशन, मतलब N2/VRT। क्या होता है, N2/VRT। इसको कर सकते हैं पाई इक्वल टू N2/VRT, या N2 कर सकते हैं W2/M2VRT। W2/V को क्या कर सकते हैं हम लोग, ये कर सकते हैं हम लोग DRT/M। तो आपको चाहे डेंसिटी दिया हो, चाहे आपको वॉल्यूम दिया हो, मोल दिया हो, जो भी दिया हो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे N2 क्या है, N2 है
मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और W2 क्या है, वो है वेट ऑफ सॉल्यूट। R क्या है, R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और T क्या है, ये आपका है टेम्परेचर इन केल्विन। D क्या है आपका, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर। और ध्यान रखना है ये पॉइंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। गुणा क्या होगा, देखिए यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, आर एक कांस्टेंट है, तो पाई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सी, यानी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। सॉल्यूशन कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। कॉपी कर लिया। अब कुछ और टर्म हम लोग सीखते हैं, कॉपी कर लिया। फिर हम लोग सीखते हैं, एक टर्म आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, उसकी बात करते हैं। समझ लिया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी वो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं उन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये ध्यान रखिए, ये टर्म आपको ध्यान रहना चाहिए बेटा, क्योंकि पूछ लेता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है सेम, तो आपको ध्यान चाहिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब दो सॉल्यूशन व्हिच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। दो सॉल्यूशंस व्हिच हैव सेम osmotic pressure at given temperature is called isotonic solution। तो क्या टर्म होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं, दे हैव सेम कंसंट्रेशन, दे हैव सेम नॉर्मलिटी, दे हैव सेम मोलैरिटी, दे हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। देखें, टू सॉल्यूशन, टू और मोर, तो ना कि टू ही हो, टू और मोर भी होना चाहिए। मोर सॉल्यूशंस having same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solution। यानी पाई 1 इक्वल टू पाई 2 होगा, मतलब C1 RT इक्वल टू C2, बहुत ध्यान से C2 RT होगा बेटा, ये दो सेम है, यानी C1 इक्वल टू C2 होगा, यानी दैट इज isotonic solution have same molar concentration। यानी जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा उसकी मोलैरिटी भी सेम होगी। ध्यान सुनिए, मोलैरिटी, नॉट मोलैलिटी, नॉट नॉर्मैलिटी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, ओके। अब थोड़ा समझिए, if पाई 1 यानी ऑस्मोटिक फर्स्ट ग्रेटर सेकंड, यानी पहले वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब C1 इज ग्रेटर देन C2। तो ये वाला आपका इसमें जो कम होगा उसको बोलते हैं, जो
जो ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सोल्यूशन, यानी वो सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उसे बोलते हैं हाइपर, मतलब ज़्यादा, टोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और जिसका कम होता है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये टर्मिनोलॉजी है बेटा, आपको याद है चाहिए। आइसोटोनिक मतलब सेम, दे हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपरटोनिक मतलब दो सोल्यूशन में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब एक नोट लिखिए, नोट इंपॉर्टेंट नोट है, क्वेश्चन इस पर बन सकता है। तो देखिए बहुत सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, और आपको मैंने पहले बताया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग करते हैं टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी गेट मॉलिक्यूल जो होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, उनके मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। ठीक है, अब होता है कि कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ट होगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो बड़ा ध्यान रखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सबसे बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नोट करके लिखा रहा हूँ मैं, जो ध्यान रखना है, पूछ सकता है कौन सी बेस्ट होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं। टू डिटरमाइन molecular weight of macromolecule such as proteins, polymer, osmotic pressure is best qualitative property because, ऐसा क्यों है? because polymers and proteins are not stable at higher temperature. ठीक, और osmotic pressure is measured at room। क्यों ऐसा बेटा? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों सबसे बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे प्रोटीन हुआ, पॉलीमर्स हुआ। क्योंकि यदि हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करते हैं, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और टेम्परेचर यदि बॉइलिंग पर ले जाएंगे तो आपका जो पॉलीमर्स है उनकी स्टेबिलिटी घट जाती है, यानी वो डिग्रेड होने लगते हैं, साथ ही पॉलीमर्स की भी स्टेबिलिटी घट जाती है। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वह मेजर किया जाता है रूम टेम्परेचर पर, तो उनकी स्टेबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत आसानी से मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन और पॉलीमर्स, वो सब बेस्ड हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पर। इस पर बेस्ड हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पर। इसी के साथ ये हम लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं बेटा, यहाँ से हम इसे खत्म कर रहे हैं। अगला लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम एबनॉर्मलिटीज़ की बात करेंगे, यानी जब हमारा सॉल्यूट जो है वह या तो आयनाइज हो जाए, मतलब डिसोसिएट हो जाए, या आयनाइज हो जाए, या वह एसोसिएट हो जाए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, साथ ही मॉलिक्यूलर वेट जो कैलकुलेटेड होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इन सब की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा क्या मुझे आपको मैसेज करें, और मैंने फिर बार बार कह रहा बेटा कि वीडियो हमेशा पूरा देखा करें, किसी का वीडियो देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखें कुछ ना कुछ पॉइंट छूट जाते हैं। कोई भी वीडियो अपना बनाता है तो उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है, फालतू बातें नहीं रखता है। हो सकता है आपको फालतू लगती हो, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने अपने जो उसके पास नॉलेज होता है उसमें वो सबसे अच्छा बेस्ट देने का प्रयास करता है। इससे मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको कोई पॉइंट छूटे ना, सारे पॉइंट्स मिल जाए। तो आपको वीडियो पूरा देखने का ही फायदा होगा। यदि आप वीडियो स्किप करके देखते हैं तो आपको फायदा नहीं मिलेगा।
फायदा भी मिलेगा जब आप वीडियो पूरा देखते हैं। वीडियो कैसा लगा थोड़ा सा मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सिलेबस हमारा कंप्लीशन की ओर है, सिलेबस धीरे करके हम लोग कंप्लीट करने आ रहे हैं। 23 अप्रैल हमने आपसे बोला था फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करने का। मेरा पूरा प्रयास है कि 23 अप्रैल तक फिजिकल केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू।